हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के लिए एसएसटी में इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 में प्रथम साम्राज्य। तो प्रथम साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है प्रथम साम्राज्य में कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम इसमें सही है। तो मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आएंगे, फिर बिंदुसार के बाद अशोक आएंगे और अशोक के बाद दशरथ मौर्य आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक और फिर दशरथ, इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार से संबंधित शासकों का जो सही क्रम है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, अशोक हैं, दशरथ हैं। ये जो कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की एवं सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से ही किया था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक क्या नाम है, तो इंडिका। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, यूनानी ने इसे अमित्र केटस या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बनता है। वह मौर्य शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीन मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो इसमें होंगे दोस्तों चोल होंगे, चेर होंगे और पांड्य होंगे। चोल, चेर, पांड्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। चोल, चेर, पांड्य इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, और ये तीन क्षेत्र यानी कि चोल, चेर, पांड्य तीनों मुखियाओं की सही समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। चोल, चेर, पांड्य करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इसी तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें एक चोल का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम जो कि दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। नोट में दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर में आपको पढ़ करके आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भरे राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन लूटे और मूर्तियों को लूटा था, जो कि अभिकथन इसका क्या था, सही था। अभिकथन इसका सही था। कारण आर में कहा जा रहा है कि मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृतियों में ज्यादातर शासक अपने राजनैतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करते थे। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है।
तथा आर सही व्याख्या एक ही करता है। ये 2023 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उन्हें धन धान्य से भर दिया था। उसी के समकालीन गजनी के शासक सुल्तान महमूद ने भारतीय मंदिरों के धन संपत्तियों को लूटा था। मध्यकालीन समाज में ज्यादातर शासक पराजित शासकों के क्षेत्र के धार्मिक अनुष्ठानों एवं क्षेत्र के धन धान्य को लूटते थे। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, जो कि पहला क्या है, पहला ये गलत है दोस्तों, पहला इसमें गलत है। बी में कहा जा रहा है कि अशोक ने धम्म महामात्य के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, ये सही है। इसमें ए इसका गलत है, लेकिन बी इसका क्या, आर इसका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है लेकिन बी इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उद्देश्यों से प्रेरित हुए। अशोक ने धम्म महामात्य नामक के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जा करके धम्म की शिक्षा देते थे। फिर उसके बाद आता है, अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने इस कार्य के लिए श्रीलंका भेजा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है दोस्तों कि कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था। तो कन्नौज में सबसे लंबे संघर्ष कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजाओं के बीच चला था, किन 3 राजवंशों के बीच चला था। ये चला था दोस्तों पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। कन्नौज ये जो कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, इसकी भव्यता के कारण इसे महोदय नगर कहा जाता था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। इसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश ये शामिल थे। इसमें यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था तथा अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट की हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ये थे दोस्तों कुषाण। कुषाण थे, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर कुषाणु शासकों का अधिकार था। इस रेशम मार्ग से उन्होंने अत्यधिक राजस्व प्राप्त की। यह मार्ग चीन से रोम को जाता था, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक शर्त नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार के ग्राम सभाएं विद्यमान थी। इसमें उर था, सभा था और नगरम था। सभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं अनिवार्य थी। आइए जानते हैं कौन कौन सी सभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए थी। इसमें योग्यता होनी चाहिए थी दोस्तों, व्यक्ति की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। फिर दूसरी योग्यता होनी चाहिए, व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सके।
तीसरी शर्त क्या थी? व्यक्ति के स्वयं का मकान हो। और चौथी शर्त में होना चाहिए दोस्तों, व्यक्ति को वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि दंती दुर्ग जिसने हृदय गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह कहाँ था? तो वह था दोस्तों राष्ट्रकूट प्रधान। राष्ट्रकूट प्रधान ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की एवं मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने उज्जैनी में हृदय गर्भ यज्ञ महादान का अनुष्ठान किया था। यह एक गैर क्षत्रिय राजा का यज्ञ होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि चोल काल में व्यापारियों के संघर्ष को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? इसे नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघर्ष को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चोलकालीन व्यापारियों के संघर्ष को नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे। तो किस नाम से बुलाते थे? इसे काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। काला सोना के नाम से इसे जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का काला सोना कहा जाता था। रोमन जो कि यमन लोगों के द्वारा इसे अधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण इसे यमन प्रिय भी कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या प्रसिद्ध था? तो ये कंबल प्रसिद्ध था। कंबल प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत में यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों को भिगसी कहा जाता था। भिगसी कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है? ये कलिंग वर्तमान में है दोस्तों उड़ीसा में। कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल जो कि कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह स्थल दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ये गुप्त काल में। गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व माना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। इस काल में राज्य का आय का प्रमुख स्रोत टैक्स यानी कि कर था। भाग, भोग, उद्रंग, उपकर, शुल्क गुप्तकालीन के ये जो कि क्या थे? प्रमुख कर माने जाते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ये शामिल थे दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ये जो कि इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियां गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट थे। इसका उदय हुआ और कन्नौज पर अधिकार को लेकर के इन्हीं तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती थी। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो कि विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो कौन सी नीति थी जो दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? इस नीति का नाम है दोस्तों, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था, जो कि गलत है। वे उपहार लेते थे और उनके आदेश का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तो ये भी इसमें क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है कि उन्होंने हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ये सही इसका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के सम्मुख दक्षिणापथ के शासकों ने हार स्वीकार की थी, वह उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। समुद्रगुप्त के
दक्षिणापथ युद्ध का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति 19वीं व 20वीं पंक्ति में मिलता है। इस युद्ध में उसने 12 राज्यों को पराजित किया था। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, अर्थात विजय के बाद उनके राज्य को वापस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात विष्णु सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? यह है दोस्तों राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एलोरा की गुफा भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह का अवतार दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टान को काट करके कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्ति कला आदि का भी निर्माण कराया था। यह सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्तीय चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, इस काल की कृति क्या है? तो इस काल की कृति है दोस्तों राष्ट्रकूट काल। राष्ट्रकूट काल है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्तीय चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इसे यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? ये मूवेंदार चोल चेर पांड्य को कहा गया है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। चोल चेर पांड्य को कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द जो कि प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों को सम्मिलित के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह 3 राजवंश थे। कौन थे? चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। इसमें यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये बनाया गया था मौर्य के शासनकाल में। मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड यानी कि मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। इसे अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। यह स्थापत्य अब भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? ये किए थे चेर के लोग। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता है तथा मलयालम केरल की राज्य भाषा है। प्राचीन दक्षिण भारत के केरल राज्य के चेर राजवंश का शासन था, अतः चेर राजवंश अपने अभिलेख में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किए थे। चेर राजवंश का सबसे प्रतापी शासन सेनगुट्टन था, जिसे लालचेर के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत में पत्नी पूजा का प्रारंभ सेनगुट्टवन ने ही करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही करने वाले विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प को इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। पहला वाला इसमें गलत है। दूसरा वाला कहा जाए अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे, ये सही है। दूसरा वाला इसका सही है, पहला वाला गलत है। तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया है, जिसमें इसके विजयों का वर्णन है। इसी अभिलेख में इसे कविराज भी कहा गया है। मौर्य काल में वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की थी।
अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में से लिखे गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महाराजाधिराज की उपाधि के प्रयोग करने वाले कौन थे? तो इसमें थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो कि नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त थे, ये सही है, समुद्रगुप्त थे इसमें। विष्णुगुप्त, ये भी नहीं थे। चंद्रगुप्त, ये थे। तो बी और डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। बी और डी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने धारण किया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, सकारी एवं राजा धीराज की उपाधि धारण किया था। विष्णुगुप्त का अन्य नाम कौटिल्य या चाणक्य था। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। तो इनके पत्नी का नाम क्या था? तो यशोमती था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस तकनीकी का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो इसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो इसमें किया गया था दोस्तों मोम का। मोम एक प्रकार का पदार्थ होता था, उसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मोम का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस तकनीकी का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाते हुए मोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। चोल मूर्तियां मंदिरों के दीवारों तथा भित्तियों में देवी देवताओं की नक्काशीदार लघु चित्र इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है दोस्तों कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। यद्यपि अशोक के 2 अभिलेख जो शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा से प्राप्त हुए हैं, ये खरोष्टी लिपि में हैं तथा तक्षशिला एवं लमगान आर्मेइक लिपि तथा अन्य एक अभिलेख सर ए कुना, जो कि ये द्विभाषा आर्मेइक प्लस ग्रीक, इसमें द्विभाषा में लिखे गए थे। सर ए कुना ये जो कि 2 भाषा में है, आर्मेइक और ग्रीक में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि एलोरा की गुफा का भित्तीय चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एलोरा की गुफा भित्ति में विष्णु नरसिंह के अवतार को दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टान को काट करके कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्ति कला आदि भी निर्माण इसमें करवाया गया है। यह सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों के दिए गए उत्तर सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें उत्तर सही है? तो इसमें दिया गया है सबसे पहले वेलन बगई। वेलन बगई ये जो कि क्या है, ये सभी ये भूमि की श्रेणियां होती हैं। 4 भूमि की श्रेणियां होती हैं। वेलन बगई सही है। देवदान ये भी भूमि की श्रेणियां होती हैं। पल्ली चंदम ये भी भूमि की श्रेणियां होती हैं। और सालाभोग ये भी भूमि की श्रेणियां होती हैं। ये जो चारों हैं ये सभी भूमि की श्रेणियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ये सभी चारों क्या है? भूमि की श्रेणियां हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इसमें वेलन बगई ये जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, और ब्रह्मदेव ये जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, और सालाभोग ये किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती थी। देवदान ये जो कि तिरुनट्टकम्मनी ये जो कि मंदिरों का उपहार में दी गई भूमि होती थी, और पिल्ली चदम ये जो कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुप्तकाल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ बताना है। ये होता है मुख्य शिल्पकार। मुख्य शिल्पकार ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गुप्तकाल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को सारवाहक कहा जाता है। गुप्त का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख और ग्रीक और आरमाइक भाषा में पाया गया है? ये कंधार से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, कंधार इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषा में पाया गया है। मास्की, गुर्जरा, नित्तुर, उलयगोडम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि से संबोधित किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में दिए गए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली थी। इसमें दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पेंट्री थेलर ने किया था। इनकी संख्या 14 बताई थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिलालेख जो कि 14 है, स्तंभ लेख 7 है और गुहा लेख में। फिर उसके बाद आता है अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आवटिक राज्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? तो ये किए थे पेशावर और मथुरा से। पेशावर और मथुरा से ये शासन किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। कुषाण जो कि चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैंडिफिसस ने किया था। कुषाण शासकों में विम कैंडिफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन बी को आपको पढ़ करके इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, कथन ए में कहा जा रहा है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम की नहीं है, जो कि क्या है, सही है, ये सही है। फिर उसके बाद दूसरे में कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के सम्राट में लोगों के विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के लोगों जो विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इसे कभी कभी संघर्ष भी होता था। जानवरों की बलि दी जाती थी एवं दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को हल करना उसका कर्तव्य है। इसीलिए उसने अधिकारियों की नियुक्ति की जिसे धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता था। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से लोगों के व्यर्थ कर्मकांडों को त्यागने को कहा और उन्होंने अपनी प्रजा को दासों और सेवकों के साथ कोमल व्यवहार करने के लिए सलाह दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें कथन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थान पर निर्माण किया था। ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जैसे जैसे प्रत्येक नए राज्य सत्ता में आया, राजा अपने शासक होने के नैतिक अधिकार पर जोर देना चाहते थे। इसीलिए पूजा के स्थानों का निर्माण कराने से शासकों को परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का अवसर मिलता, जो कि तीव्र राजनीतिक परिवर्तन के युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय कला को समझने को प्राथमिकता का स्रोत है? यह है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से प्राचीन भारतीय कला को समझने का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अभिलेख एवं सिक्कों से प्राचीन कला के संबंध में काफी सटीक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अभिलेखों के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों में मंदिर, इमारतें, स्मारक, मूर्तियां, प्रशस्ति, मिट्टी से बने बर्तन प्रमुख हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एवं लंबे अभिलेख से पता चलता है कि जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में की गई थी वह मंत्री और कवि हर्षिल के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन ए और कारण आर को इसमें आपको पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया था, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है दक्षिण भारत में रोमन जो कि सोने के सिक्के मिले हैं, तो ये भी इसमें सही है, दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दक्षिण भारत में प्राप्त सिक्कों के अध्ययनोपरांत निष्कर्ष निकलता है कि इस व्यापार का चरमोत्कर्ष काल अष्टांगन काल में हुआ था तथा नीरो 65 ईस्वी के समय में बन रहा है। प्लिनी लिखता है कि भारतीय माल रोमन साम्राज्य में अपने 100 गुने से अधिक मूल्यवान पर बिकते थे। वह भारत को बहुत मूल्यवान पत्थरों और रत्नों के उत्पादन को बताया है। भारत की वस्त्र, प्रसाधन सामग्री, आभूषण आदि रोमन के बाजार में भारी खपत थी। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि भारत के तमिलनाडु में पदुकोट्टई में रोमन सिक्के की खुदाई की गई थी। इस प्रकार कथन में रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया और कारण में दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया गया है, तो ये बीड़ा को बजाते हुए दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि समुद्रगुप्त जो कि ये 335 से या 350 या 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, वीणा को वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। सिक्के एक ओर समुद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाते हुए तथा दूसरी ओर लक्ष्मी को उत्कीर्ण किया गया है। विंसेंट आर्थर स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इलाहाबाद का स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है, जिसकी रचना इनके दरबारी कवि हर्षिल के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम जो कि माता कुमार देवी, इनकी साम्राज्य उत्तर हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक, पूर्वी बंगाल खाड़ी से लेकर के पश्चिमी पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है, ये आपको इसमें चोल शासन में भूमि के प्रकार दिए गए हैं और सही विकल्प के साथ आपको इसमें मिलान कराना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले सूची फर्स्ट, सूची सेकंड में इसमें दिया गया है विमलन वगई, ये जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, तो इसका तीसरा सही है। ब्रह्मदेव में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, तो इसका चौथा सही है। सालाभोग में जो कि किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती थी, तो दूसरा सही है। और देवदान, ये जो कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी, तो पहला सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि विल्लन वगई, ये जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। सालाभोग, ये किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती थी। और देवदान, ये जो कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी।